गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11th का चैप्टर थर्ड पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आगे का अध्ययन करेंगे। कल नेक्स्ट अपन ने भूकंप के प्रभाव देख लिए थे। अब उन प्रभावों का थोड़ा सा वर्णन देख लेंगे और आगे अपन चलेंगे। तो उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों, वो सूचीबद्ध प्रभाव यदि मैंने लिखवाए थे, जो 7 प्रभाव थे, उन सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव असल रूपों पर देखा जा सकता है। असल रूप जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ पर, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तर पर होगा और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होगी। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। सुनामी क्या है? वे वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि भूकंप मूल से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा। तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। जहाँ पर भ्रंश के पास आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ दरारी क्षेत्र होता है, वहाँ पर ही ये तीव्र भूकंप आते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप का वितरण आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्राय देखा गया है कि रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है, जो 1-2 वर्षों में एक बार आती है, जबकि हल्के भूकंप हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। हर मिनट। और समुद्र की आंतरिक भागों में तो ये हमेशा आते रहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पहला संरचना को मोटे तौर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूप्रपटी। यह ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग। भूप्रपटी क्या है? जो क्रस्ट भी कहते हैं हम, ये ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। यह बहुत भंगुर होता है। भंगुर यानी बहुत जल्दी ही टूट जाने की प्रवृत्ति होती है इसकी। भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूप्रपटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। इन चीज़ों को फोकस करना, ये भूप्रपटी की विशेषताओं के रूप में भी आ सकता है। आगे प्रश्न भी आएगा आपका कि भूप्रपटी से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है। ठीक है ना। इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह कितना है? 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूप्रपटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। भूप्रपटी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अंडरलाइन करना है उसको और ये याद रखना है। भूप्रपटी का घनत्व कितना है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसकी इकाई याद रखनी है आपको। महासागरों के नीचे भूप्रपटी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं। महासागरों के नीचे जो भूप्रपटी की चट्टानें हैं किससे निर्मित है? बेसाल्ट से बनी हुई हैं। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अंडरलाइन करना है इसको। महासागरों के नीचे भूप्रपटी का घनत्व कितना होता है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, और महासागरों पर 3 ग्राम। ये डिफरेंट है। दूसरा है मेटल। भूगर्भ में प्रपटी के नीचे का भाग मेटल कहलाता है। भूगर्भ में प्रपटी के नीचे का भाग क्या कहलाता है? मेटल। सबसे ऊपर प्रपटी यानी क्रस्ट, इसके नीचे जाओगे तो क्या आएगा? मेटल। वह मोह असातत्य से आरंभ होकर के
ये जो मेटल कहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ पर दुर्बलता मंडल या भूप्रॉपर्टी और मेटल के बीच का भाग, वहाँ से उसको कहते हैं मोह असतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से, ये इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक देखा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। इसका घनत्व भूपटी की चट्टानों से अधिक है, अर्थात कितना, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। तो यहाँ मेटल का घनत्व कितना हो गया, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। भूपटी व मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। देखो स्थलमंडल हम कहते हैं ना लिथोस्फीयर, तो कौन से, भूपटी और मेटल का ऊपरी भाग मिलकर के स्थलमंडल बनता है, जिसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल की समाप्त हो जाने की बात तक है, यह ठोस अवस्था में है। क्रोड, तीसरा पॉइंट है क्रोड। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड व मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। बाहरी क्रोड को फिर दो भागों में बांटा गया, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इससे पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों से बना है। निकिल, वो भारी पदार्थ क्या है, निकिल व लोहा, जिसको हम क्या कहते हैं, निफे से बना है, जिसे निफे परत के नाम से जाना जाता है। अब हम इस तरह से हमने देखा कि ये 3 भागों में बांटा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को, भूप्रॉपर्टी, मेटल और क्रोड। अब हम चलेंगे आगे, ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान जहाँ से निकलकर गैसें, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी की धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाएगा। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपरी भाग में है तो ये मैग्मा कहलाएगा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व ऑर्गन शामिल हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या क्या पदार्थ निकलते हैं, इसको ध्यान से देखें आप, है ना, क्या क्या निकलता है, लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण, गैसें, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक, कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन सभी निकलते हैं विस्फोट। और यहाँ पर आपने देखा कि लावा और मैग्मा। तो मैग्मा क्या है, जब वो धरातल के अंदर होता है तरल अवस्था में, तप्त और तरल अवस्था में होता है तो मैग्मा है। और जैसे ही वो धरातल के ऊपर आ जाता है विस्फोट के बाद और ठंडा होकर के वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। तो फिर क्या प्रश्न आ सकता है, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है, तो ये अंतर है। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर क्या कह रहा है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति, जब वो उद्गार निकला, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसकी प्रवृत्ति और उसकी धरातल पर विकसित आकृति बनती है ना, अलग अलग पर्वत, पठार, मैदान, जिससे बने सब ज्वालामुखी निर्मित है। तो ये आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया गया है और उसकी कुछ ज्वालामुखी के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है सिल्ड ज्वालामुखी।
बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सिल्ट ज्वालामुखी सबसे विशाल है। बेसाल्ट प्रवाह को यदि हम छोड़ दें, इसके अलावा जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं, उनमें सिल्ट ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। और इसका उदाहरण कहाँ है? हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है वो इसका सबसे, तो परीक्षा प्रश्न आ सकता है सिल्ट ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण बताइए, तो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? बेसाल्ट। जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास नलिका में पानी भीतर चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोट होना ही इनकी विशेषता है। यदि पानी चला जाए पाइपलाइन से तो विस्फोट हो सकता है, वरना इसकी प्रकृति कैसी है? कम विस्फोट की होती है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकासी का एक शंकु बनाता है। जहाँ से निकलता है वहाँ पर शंकु की आकृति बनती है, जो सिंदूर शंकु के रूप में विकसित होता है। दूसरा इसका ज्वालामुखी का प्रकार है मिश्रित ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान गाढ़ा चिपचिपा लावा उद्गार होते हैं। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। तो मिश्रित ज्वालामुखी कैसे होते हैं? इनकी प्रकृति भीषण विस्फोट। इनसे लावे के साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडाश्मी पदार्थ व राख भी धरातल पहुंचते हैं। ये पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखे हैं। नेक्स्ट है ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसक गर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह होती है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह के से ढके हुए हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैला होता है। भारत का दक्कन ट्रेप जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, ये बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और ये सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियाँ। अंतर्वेदी आकृतियाँ कहते हैं। ज्वालामुखी निर्मित जो आकृतियाँ बनती हैं उसको अंतर्वेदी, ये बाहरी थी, ये अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ हैं। अंदर भाग में ही जो लावा के ठंडा होने से बन जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेयशिला बनती है। लावा का जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल पहुंचने के पहले ही भूपटल के नीचे सेलो परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला है ज्वालामुखी शैलों, जब लावा धरातल पहुंचकर ठंडा होता है तो, और दूसरा है पातालीय शैल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा हो जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। इनमें से कुछ बता रखे देखिए। बैथोलिक, यदि मैग्मा
का बड़ा पिंड भूप्रवृत्ति में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुमदागार आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही ये धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। इन्हें बेथोलित कहा जाता है, जो मैग्मा के भंडारों के जमे हुए भाग हैं। दूसरा है लेपोलिथ। ये गुमदाकार विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली के नीचे से जुड़ा होता है। इसकी आकृति धरातल में पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी की गुंबद से मिलती है। लेपोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टान की बनी ऐसी ही गुमदागार पहाड़ियां हैं। लेपोलिथ, फेकोलिथ व सिल। ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में पाया जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृति में जमा जाता है। यदि यह धरातल के आकार में जम जाए तो उसको लेपोलिथ कहते हैं, है ना। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों को मोड़दार अवस्था में अपनति के रूप में अपनति के ऊपर व अभिनति की तल की में लावा का जमाव पाया जाता है। यह फेकोलिथ कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना शील व शीट कहलाता है। डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल की सघन समकोण पर होता है और अगर इसी अवस्था में उड़ा हो तो जाए तो दीवार की भांति संरचना बनती है। इस संरचना को डाइक कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुतायत से पाई जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको करना है। वो क्वेश्चन आंसर है, देखिए। भू प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भू प्रॉपर्टी अपन ने पहला पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पहला जो भाग है, ऊपरी भाग है, उसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। और उसको मैंने अंडरलाइन करवाया, उसको भू प्रॉपर्टी की परिभाषा देनी है और उसकी विशेषताएं लिखनी है 3-4। दूसरा है ज्वालामुखी निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों के नाम लिखने हैं। कौन से अंतर्वेदी? बेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, डाइक, ये 5 आकृतियों के नाम लिखने हैं आपको। तीसरा है ज्वालामुखी प्रकार बताने हैं। ज्वालामुखी के 5 प्रकारों के नाम लिखने हैं और उसमें से सील्ड ज्वालामुखी का वर्णन करना है। धन्यवाद।